फंडामेंटल राइट की ही डिस्कशन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे। और आर्टिकल 15 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग आर्टिकल 16 एंड ऑनवर्ड्स चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, यहाँ लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, कि किस तरीके से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नियुक्तियों में, सरकार के अधीन जो नियुक्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं जिसको आप सरकारी नौकरी कहते हैं, या जो सरकार के अधीन सीधे नौकरियां नहीं हैं लेकिन सरकार का उन पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण रहता है, जैसे सरकारी कंपनियों की नौकरियां हो गई, लोक निगम हो गए, उनकी नौकरियां हो गई, तो ये सब सार्वजनिक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन माने जाते हैं। इसका मतलब है कि ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होने वाले नियोजन है। अगर हम लोग केवल सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी का मतलब कि सरकार के अधीन सीधे तौर पर जो नौकरियां आती हैं वो सरकारी नौकरियां हो गई। लेकिन जब हम लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शब्द बड़ा व्यापक होता है। इसमें सरकार और सरकार से जुड़े हुए समस्त पद शामिल हो जाते हैं, चाहे उन पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो या ना हो। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शब्द व्यापक है सरकारी नौकरियों की तुलना में। तो इसलिए यहाँ पर लोक नियोजन शब्द का यूज़ किया गया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शब्द का यूज़ किया गया है कि सरकार के अधीन नौकरियों में या सरकार से संबंधित नौकरियों में अवसर की समता होगी, सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। अब सभी को समान अवसर कैसे उपलब्ध होंगे? इसके लिए आर्टिकल 16 में पहला क्लॉज बताता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में, सरकार के अधीन नियुक्तियों या सरकार से संबंधित नियुक्तियों में अवसर की समता होगी। इसका मतलब है कि सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध होंगे, सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो अवसर की समता होगी। अब अवसर की यह समता कैसे होगी, इसको एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? दूसरा प्रावधान ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियां देने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरियां मिलने में, सरकारी नौकरियां देने में सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 आधार वही हैं जो हम लोगों ने आर्टिकल 15 में पढ़े थे, अनुच्छेद 15 में पढ़े थे कल, कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 स्थान और जुड़ गए हैं, उद्भव और निवास स्थान। टोटल 7 आधार हैं भेदभाव का निषेध करने के लिए यहाँ पर, जबकि आर्टिकल 15 में टोटल 5 आधार थे भेदभाव का निषेध करने के लिए। तो इन 7 आधारों पर, इन 7 ग्राउंड्स पर किसी के साथ भी सरकारी नौकरियां देने में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव राज्य के द्वारा यानी सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 16 1 और 2 मिलकर के स्पष्ट घोषणा कर देते हैं, और इस तरीके से प्रत्येक नागरिक के लिए लोक नियोजन में अवसर की समता स्थापित की गई है। केवल नागरिकों के लिए है, हमने बताया है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वे केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं, ये बाकी सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यह अधिकार भी केवल और केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समता। अब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, इन सब के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव कभी भी सरकारी नौकरियां देने में सरकार नहीं कर सकती। निवास स्थान के आधार पर, अगर मान लो जैसे कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश रेजिडेंस उसका उत्तर प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश का पीसीएस देना चाहे तो जाता है देने। अगर कोई राजस्थान की जैसे अभी वैकेंसी आई है, तो कोई बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ इन सब का रहने वाला है, तो वो अगर राजस्थान का फॉर्म भरना चाहे और राजस्थान का एग्जाम देना चाहे तो जा सकता है, राजस्थान का एग्जाम देने जा सकता है। यानी निवास स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आप एक स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट का जब पीसीएस का फॉर्म आता है, टीचर का फॉर्म आता है, तो आप आसानी से भर देते हैं। किसी भी स्टेट का भर सकते हैं, तमिलनाडु का भर सकते हैं, केरल का भर सकते हैं। लेकिन अब तमिलनाडु में चूंकि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल है, हिंदी नहीं आती वहाँ, हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ, तो ऐसी दशा में आपको वहाँ तमिल आनी चाहिए। तो 10th तक अगर आपका तमिल लैंग्वेज है तो आप तमिलनाडु पीसीएस दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप कहाँ पर रहते हैं, आपका निवास कहाँ है, इस आधार पर भी सरकारी नौकरियां पाने में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो बात यह है कि मान लो किसी राज्य को ऐसा लगता है कि उसके निवासी थोड़े पिछड़े हुए हैं अन्य राज्य की तुलना में, और अगर उसे अपने राज्य के निवासियों को उसने कुछ विशेष सुविधाएं नहीं दी, तो ऐसी दशा में दूसरे राज्य के निवासी को उनके राज्य में अधिक अवसर मिल जाएगा और वहाँ के राज्य के निवासियों को उस राज्य में अधिक और पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा। कोई राज्य ऐसा सोच सकता है अपने राज्य के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के और युवाओं की ग्रोथ को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के। लेकिन अगर किसी राज्य को ऐसा लगता है कि उसे अपने राज्य के निवासियों को कोई विशेष सुविधा देनी चाहिए, कोई अलग से सुविधा देनी चाहिए, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर करना है तो कौन करेगा? केवल और केवल पार्लियामेंट। केवल और केवल संसद को यह अधिकार है कि संसद अगर राज्यों को निवास स्थान के आधार पर
कोई विशेष सुविधा प्रदान करनी है तो संसद कानून बनाकर उस राज्य के लिए ऐसा अधिकार दे सकती है, ऐसी सुविधा प्रदान कर सकती है। संसद ने समय समय पर कुछ राज्यों के लिए ऐसे व्यवस्थाएं की हैं राज्यों की विशेष स्थिति को देखते हुए। तो अगर यहाँ पर इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं कि निवास स्थान के आधार पर विशेष अर्हता, अर्हता मतलब योग्यता, क्वालिफिकेशन का निर्धारण किसी राज्य के लिए मात्र संसद कर सकती है। केवल पार्लियामेंट ही है जो अगर किसी राज्य के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने की आवश्यकता है तो पार्लियामेंट किसी राज्य विशेष के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। तभी राज्य अपने निवासियों को कोई विशेष छूट, विशेष लाभ निवास स्थान के आधार पर प्रदान कर सकता है। अगर संसद ने कानून बनाकर सुविधा नहीं दी है तो कोई राज्य अपने राज्य के निवासियों को निवास स्थान के आधार पर कोई छूट या लाभ प्रदान नहीं कर सकता, विशेष योग्यता तय नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है, पूरे देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जहां दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां दोहरी नागरिकता है वहां ये बात नहीं होती। वहां एक राज्य, एक स्टेट दूसरे स्टेट के निवासियों के साथ भेदभाव करता है कि हमारे राज्य के निवासी केवल हमारे राज्य में नौकरी पाएंगे, दूसरे राज्य के निवासियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, या फिर उस पर शर्तें आरोपित की जाएंगी। जैसे जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 था तो जम्मू कश्मीर में भी यही प्रचलन में था। लेकिन चूंकि हमारा संविधान एकल नागरिकता की बात करता है तो जम्मू कश्मीर में भी 370 खत्म हो गया, तो वहां पर भी इस तरीके की बात अब नहीं रह गई। तो कहीं किसी भी, हाँ ये बात अलग है कि पार्लियामेंट विशेष कानून बना करके और वहां के निवासियों के लिए विशेष प्रावधान अतिरिक्त रूप से दे सकती है, ये नियम है, ये नियम लागू होगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और शेष भारत के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। 370 के बाद, 370 के पहले बड़ा भेदभाव था। जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे उनको ज़्यादा सुविधाएं थी, ज़्यादा अधिकार थे, और शेष भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं थे। तो अब पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, बाकी कोई कानून नहीं बना सकता। 370 के पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस बारे में निर्णय लेती थी, अब नहीं ले सकती, अब खत्म हो गया। तो ये लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में पूरे देश में एक जैसा व्यवहार हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब जो चौथा प्रोविजन है, इसमें भी हमने बताया छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। अब इसमें जो चौथा प्रावधान है, ये जो फोर्थ प्रोविजन है, ये रिजर्वेशन की बात करता है, ये आरक्षण की बात करता है। तो कैसे आरक्षण देता है? अब यहाँ जो रिजर्वेशन की बात की गई है, ये रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 15 में हम लोगों ने जिस रिजर्वेशन की बात की है उससे भिन्न है। आर्टिकल 15 में हमने रिजर्वेशन की क्या बात की थी? पहली बात तो यह है कि हमने साफ साफ लिखा कि भाई अगर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन देना है तो आर्टिकल 15 उसे कवर करता है। एक बात, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो रिजर्वेशन किन्हें दिया जाएगा वो साफ साफ लिखा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात साफ तौर पर लिखी गई है आर्टिकल 15 में। लेकिन आर्टिकल 16 में जब रिजर्वेशन की बात की गई तो यहाँ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का रिजर्वेशन यहाँ कवर नहीं होता, यहाँ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कवर होता है। सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन, ध्यान से सुनना, सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन आर्टिकल 15 से कवर नहीं होता, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कवर होता है। सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन आर्टिकल 16 से कवर होता है, अनुच्छेद 16 से कवर होता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल 16(4) में जो नौकरी में रिजर्वेशन की बात कही गई है वो थोड़ा भिन्न तरीके से कही गई है। कैसे कही गई है? आर्टिकल 16(4) कहता है राज्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। इतनी सी बात है बस आर्टिकल 16(4). पिछड़े वर्ग कौन होंगे ये नहीं बताया, वहां तो आर्टिकल 15 में तो बता दिया था, अनुसूचित जाति होंगी, जनजाति होंगे, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग होंगे, वो पिछड़े माने जाएंगे। 16 क्लॉज 4 नहीं बताता पिछड़ा कौन माना जाएगा। ये कहता है राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है अगर उनका लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो। यदि उनका लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। अब ये बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये भी बात समझने वाली है। आर्टिकल 16(4) ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, मूल संविधान में था। और हमने जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की बात की आर्टिकल 15 में, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे पहले संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। इसलिए भी नजरिए का अंतर रहा, और इसलिए आर्टिकल 15 और 16 में जो रिजर्वेशन का ग्राउंड है वो डिफरेंट है। 15 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन आर्टिकल 16 में संविधान सभा में आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा कोई आधार नहीं बताया गया। ये कहा गया जो पिछड़े लोग होंगे उनको दिया जाएगा, पिछड़े लोगों की पहचान सरकार करेगी। अब यही समस्या का प्रश्न हो गया कि भाई पिछड़े लोगों की पहचान हो कैसे, क्या जाति के आधार पर हो, क्या आर्थिक आधार पर हो, किस ग्राउंड पर किया जाए पिछड़े लोगों की पहचान। ये विषय सबसे पहले बहुत विस्तार से इस पर जो आज जजमेंट जो प्रचलित है, जो जजमेंट माना जाता है, वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जजमेंट है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पर होगी, रिजर्वेशन जाति के आधार पर होगा, वो आर्थिक आधार पर नहीं होगा। हालांकि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी के मामले में, अभी उसकी और चर्चा करेंगे। 9 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस ने कहा कि अगर हम जाति को आरक्षण का आधार मानेंगे तो ये हमारे समाज को नष्ट कर देगा आगे चलकर, ये भारतीय समाज में विघटन के बीज बो देगा आगे चलकर। अगर हमें भारतीय समाज को बनाए रखना है तो
हमें जाति व्यवस्था को कमज़ोर करना होगा, और जाति व्यवस्था को कमज़ोर करना होगा तो आर्थिक आधार पर आरक्षण सबसे उपयुक्त तरीका होगा। 3 जजेस की ये राय थी। 6 जजेस की राय थी कि नहीं, जाति ठीक है। उन 3 जजेस ने कहा 6 जजेस से कि आप लोग आज इस देश को तोड़ने के लिए बीज बो रहे हो। 3 जजेस ने कहा, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और इन लोगों ने कहा बहुमत के जजेस से कि आज आपने ये जजमेंट देकर के इस देश को तोड़ने की नींव निर्मित कर दी है, बीज बो दिए हैं आपने इस समाज को तोड़ने और इस देश को तोड़ने के लिए। और जो बहुमत की राय थी, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जो अल्पमत की राय थी, 3 जजेस की राय थी, वो वास्तव में बहुत अच्छी थी और बहुत दूरदर्शी थी। जो 6 जजेस ने देखा, उन्होंने बहुत शॉर्ट साइटेड होकर के देखा, संकुचित दृष्टिकोण से देखा। लेकिन जो 3 जजेस थे, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से रिजर्वेशन को देखने की कोशिश की। लेकिन लोकतंत्र है, बहुमत की राय हर जगह चलती है। उच्चतम न्यायालय में भी जब बेंच बड़ी होती है तो बहुमत की राय ली जाती है। बहुमत जाति के पक्ष में था तो जाति आधारित आरक्षण को संवैधानिक मान लिया गया, और इस तरीके से जाति आधारित आरक्षण संवैधानिक हो गया। ये मुद्दा क्यों उठा, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे जब आर्टिकल 4A हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 4 तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ये संविधान में लिखा हुआ था। अब आर्टिकल 4A कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। क्यों जोड़ा गया? एक्चुअली जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत बना सकता है राष्ट्रपति? बताओ, पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बना सकता है। वो आर्टिकल है 340, पढ़ाई लिखा है हम लोगों ने। तो आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा आयोग बना सकता है। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए और कैसे उनकी उन्नति हो उसके बारे में। बीपी मंडल ने सिफारिश दी और उन्होंने कहा कि 3700 से ज़्यादा जो जातियां हैं हमारे देश में, वो पिछड़ी जातियां हैं। उन जातियों को उन्होंने पिछड़ी जातियां घोषित किया और उन्होंने कहा कि इन पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिलहाल जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इसलिए बीपी मंडल की सिफारिशों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद 2 टर्म में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई निर्णय नहीं लिया गया। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए, वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने इलेक्शन एजेंडे में ही कह दिया था कि हम लागू करेंगे। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1 दशक पुरानी जो बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उस बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने लागू करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन ने बताया कि हमारे देश में 42% जातियां पिछड़ी जातियां हैं। इन 42% पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। अगर इन 42% जातियों जो पिछड़ी जातियां हैं, इनकी अगर सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ानी है तो इसके लिए इन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री थे, और आरक्षण लागू हो गया। यह आरक्षण चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी गई। वीपी सिंह का कार्यकाल बहुत कम था, बहुत छोटा था। वीपी सिंह के कार्यकाल के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी, चंद्रशेखर का कार्यकाल भी बहुत छोटा था। ये सब 1-1 साल वाले प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर की सरकार के बाद फिर नरसिंह राव की सरकार बनी, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस आरक्षण में फिर से संशोधन कर दिया। पहला संशोधन उन्होंने किया कि उन्होंने कहा पिछड़ों को अति पिछड़ों में बांटा जाएगा, पिछड़ों को अति पिछड़ों में बांटा जाएगा, क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, क्योंकि जाति को पिछड़ा घोषित कर रहे हैं, तो एक जाति में सब पिछड़े नहीं है। अगर मान लो ए जाति है या बी जाति है, उसको हमने पिछड़ा घोषित कर दिया तो उसमें सब पिछड़े थोड़े ही हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे संसाधनों में जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि सब पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। इसलिए जब सब पिछड़े हुए लोग नहीं हैं तो अति पिछड़ों की पहचान की जाए और अति पिछड़ों की पहचान करके उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो पिछड़ों में अति पिछड़ा घोषित किया जाए और अति पिछड़ा घोषित करके उनको रिजर्वेशन दिया जाए। एक तो उन्होंने रिजर्वेशन में ये संशोधन कर दिया। दूसरा संशोधन ये किया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया, समाज में जिन जातियों को हम पिछड़ा नहीं मानते हैं, उन जातियों के लोग भी, उन जातियों के कुछ लोग भी संसाधन विहीन हैं, वो भी पिछड़े हैं। उनकी जातियों को समाज में तथाकथित उच्च मान लिया गया भले ही, लेकिन आर्थिक आधार पर वे बहुत पिछड़े हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। तो जब 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे कहां से, नौकरी कहां से पाएंगे बच्चे? तो सरकार ने यह घोषणा की कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। नरसिंह राव ने जो ये 2 संशोधन किए विश्वनाथ प्रताप सिंह के रिजर्वेशन के आदेश में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का रिजर्वेशन पहले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उसको चैलेंज किया गया था। जब पीवी नरसिंह राव ने निर्णय ये संशोधन किया तो इस संशोधन के बाद फिर से इनका संशोधन भी चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और इसको हम लोग जानते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा है, इंदिरा मत लिख लेना, क्योंकि तुम लोग बड़े करेक्शन करने की कोशिश करते हो ना मेरे नोट्स में, तुम्हें लगता है कि तुम बड़े विद्वान हो। तो जहां से अपनी विद्वता अर्जित की है अपने सोर्स को संशोधित कर लो, अपने सोर्स को फिर से खा लो, क्योंकि सोर्स अच्छे नहीं होते हैं तुम्हारे। किताबों में इंदिरा लिखा होता है, इंदिरा, किसी एक ने गलती की, सबने कॉपी पेस्ट कर दिया, गलत है। तो यहां भी मत कर देना कि इंदिरा है, इंदिरा नहीं है। तो इंदिरा साहनी का केस था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो निर्णय था, पीवी नरसिंह राव का जो निर्णय था, ये सब कुछ चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की, 9 जजेस की, हमने बताया 9 जजेस की बेंच थी, और 9 जजेस की बेंच में 6-3 से जजमेंट आया, और जो जजमेंट आया आज हमारे लिए आरक्षण के लिए वही जजमेंट आधार है। आज हमारे देश में जो आरक्षण दिया जाता है, आज हमारे देश में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू है, आरक्षण की यह व्यवस्था इसी आधार पर लागू की गई है, इसी आधार पर चलती है। हालांकि इस आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया है, उस आरक्षण में समय समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं और कैसे ये आरक्षण लागू हुआ है, हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जाति आधारित आरक्षण है, या यूं कहें कि जो आरक्षण का आधार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में आरक्षण का आधार जाति रहेगा। ये बेहद घटिया जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन था। 3 जजेस इस घटिया जजमेंट से सहमत नहीं थे, लेकिन बड़ी बेंच का निर्णय था, इसलिए आरक्षण का आधार जाति हो गया। दूसरी बात, आरक्षण की जो अधिकतम सीमा तय की गई कि भाई आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, सीलिंग 50% होगी, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाँ, रेयरेस्ट मामले अलग हैं, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अपवाद तार्किक होने चाहिए, तर्कसंगत होने चाहिए। अगर अपवाद है तो अपवाद तर्कसंगत होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। अन्यथा आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% होगी। तीसरी बात, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, केवल और केवल सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। एग्जाम जब होगा तो प्रवेश के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, प्रवेश से अधिक, प्रवेश के अलावा प्रमोशन आदि में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर हमारे लिए ये जो जजमेंट का प्रावधान है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 4A जोड़ा गया, ये कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। राजनीति की अपनी चाल होती है, उसके अपने स्टेप है, उसकी अपनी कलाएं हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई अगर कहीं कुछ भी हमें पॉलिटिकल गेन देता है, पॉलिटिकल बेनिफिट देता है, तो हमें ले लेना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, और इसके लिए चूंकि हमने बताया कि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, यह असंवैधानिक होगा। इस निर्णय को रद्द करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रद्द करने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया गया, और अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है, ऊंचे पद केवल योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए यह निर्णय संसद का पूरी तरीके से गलत था कि पदोन्नतियों में रिजर्वेशन दिया जाए। हालांकि आगे चल करके ये काफी विवादित रहा, प्रमोशन में रिजर्वेशन। आगे चल करके संसद ने इसमें एक और अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट में लिख दिया कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा वो पारिणामिक ज्येष्ठता सहित होगा, पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ होगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ होगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ होगा, पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ होगा। यह शब्द जोड़ा गया 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2001 में। अब इसका मतलब क्या है? पारिणामिक ज्येष्ठता का मतलब क्या हुआ? पारिणामिक ज्येष्ठता शब्द का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पारिणामिक ज्येष्ठता शब्द का अर्थ है कि इसको एग्जाम्पल से समझो। वैसे तो पारिणामिक ज्येष्ठता का मतलब है कि जो सीनियरिटी मिल गई वही सीनियरिटी आगे कंटिन्यू होगी, वही सीनियरिटी आगे कंटिन्यू होगी। कैसे कंटिन्यू होगी? मान लो, अब इसमें बड़े सारे विवाद आए रिजर्वेशन को लेकर के। मान लो किसी ने नौकरी ज्वाइन की एक लेवल पर, यानी किसी ने आज मान लो 2020 में नौकरी ज्वाइन की, और ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, ये SC या ST का कैंडिडेट है, और इसने नौकरी ज्वाइन की 2024 में, सेम पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन की, पोस्ट सेम है, सेम पोस्ट है, सेम पोस्ट पर एक जनरल कैंडिडेट या OBC ने नौकरी ज्वाइन की, और 2024 में SC ST कैंडिडेट ने नौकरी ज्वाइन की, सेम पोस्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 2020 में नौकरी ज्वाइन की थी वो इससे 4 साल सीनियर हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने 4 साल पहले नौकरी ज्वाइन की है। इसने SC ST कैंडिडेट ने 4 साल बाद नौकरी ज्वाइन की है, तो 4 साल बाद नौकरी ज्वाइन की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 साल जूनियर हुआ। इसने 4 साल पहले नौकरी ज्वाइन की है, तो ये 4 साल सीनियर हुआ। ये बात क्लियर हो गई कि भाई 4 साल की सीनियरिटी है यहाँ पर। अब मान लो प्रमोशन होना है, अगर 5 साल बाद, मान लो 2026 में, 2026 में अगर प्रमोशन होना है, तो ये 6 साल इसकी नौकरी हो गई, 2020 वाले की 6 साल नौकरी हो गई, और जो 2024 वाला है SC ST कैंडिडेट, इसकी नौकरी केवल 2 साल हुई है अभी। लेकिन प्रमोशन की ये जो पोस्ट है, ये जो प्रमोशन वाली पोस्ट है, ये जो प्रमोशन वाली पोस्ट है, ये जनरल की पोस्ट अभी खाली नहीं है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद खाली होगी। SC ST की पोस्ट खाली हो गई, SC ST की पोस्ट खाली हो गई। तो चूंकि SC ST की पोस्ट खाली हो गई, इसलिए ये प्रमोट हो जाएगा पहले, ये पहले प्रमोट हो जाएगा। यहां पर जनरल की पोस्ट मान लो 6 महीने बाद खाली हुई या 1 साल बाद खाली हुई, तो ये 6 महीने बाद या 1 साल बाद प्रमोट होकर के यहां पहुंचेगा। अब अगर ये मान लो 1 साल, मोटा मोटा कैलकुलेशन ले लेते हैं, +1
+1। अगर हमने 1 साल बाद यहां पर इसको प्रमोशन दिया तो ये 7 साल हो गया इसकी सीनियरिटी, और ये जो जूनियर था 4 साल जूनियर था वो पहले प्रमोशन पा गया। तो अब इस लेवल पर सीनियर किसको माना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीनियर यही माना जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा है, इसने पहले नौकरी ज्वाइन की थी, ये ज्वाइनिंग में भी सीनियर रहा है, 4 साल सीनियर रहा है। भले ही प्रमोशन टेक्निकल रीजन से देर हुआ क्योंकि यहाँ वैकेंसी खाली नहीं थी, प्रमोशन के लायक हो गया था, वैकेंसी खाली नहीं थी, इसलिए प्रमोशन होने में थोड़ा डिले भले हो गया, लेकिन जैसे ही ये प्रमोट होगा ये अपनी सीनियरिटी अटेन कर लेगा, ये अपनी सीनियरिटी मेंटेन रखेगा। और ये भले ही केवल पद खाली होने के कारण जल्दी प्रमोट हो गया, लेकिन ये जूनियर था SC/ST का कैंडिडेट, इसलिए SC/ST का कैंडिडेट इसका जूनियर बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बात भी ठीक है, बात बुरी नहीं है, लेकिन संसद को लगा कि नहीं, वोट बैंक है हमारा SC/ST। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, अजित सिंह का केस था, वो उतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को रद्द कर दिया। उसके लिए 85वां संविधान संशोधन किया गया, और 85वां संविधान संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर SC/ST कैंडिडेट केवल वैकेंसी जल्दी खाली होने की वजह से अगर वह पहले प्रमोट हो जाता है तो जनरल कैंडिडेट भले ही उससे सीनियर रहा है, और अगर वो वैकेंसी खाली न होने की वजह से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लेट प्रमोशन पाता है, तो SC/ST कैंडिडेट पहले प्रमोशन पा गया है, इसलिए अब ये जनरल कैंडिडेट का सीनियर हो जाएगा। अब यह जनरल कैंडिडेट का सीनियर हो जाएगा, यानी जिसने 3 साल नौकरी की और जिसने 7 साल नौकरी की, 3 साल नौकरी करने वाला आदमी 7 साल की नौकरी करने वाले आदमी का बॉस बन जाएगा, सीनियर हो जाएगा, और यह सीनियरिटी जीवन भर बनी रहेगी। यह सीनियरिटी अगले प्रमोशन से डाइल्यूट नहीं होगी। SC/ST ने जो सीनियरिटी पाली गलत तरीके से, SC/ST कैंडिडेट ने जो सीनियरिटी गलत तरीके से ये प्राप्त कर ली, उसकी यह गलत तरीके से प्राप्त की गई सीनियरिटी, क्योंकि योग्यता के आधार पर तो मिली नहीं है, गलत तरीके से प्राप्त की गई सीनियरिटी जिंदगी भर उसे सीनियर बनाए रखेगी। और जो इसका जूनियर था, जो इसका सीनियर था, वास्तव में जो इसका सीनियर था, लेकिन वो जनरल या OBC कैंडिडेट था, तो वो जीवन भर इसका जूनियर बनकर काम करेगा, और जो जूनियर था वो जिंदगी भर उसका बॉस बनकर काम करेगा। इसी को कहते हैं पारिणामिक ज्येष्ठता। ये जो मैंने आपको समझाया, इसी समझाने का नाम है पारिणामिक ज्येष्ठता, कि अगर एक बार सीनियरिटी अटेन कर ली तो वह सीनियरिटी भले ही योग्यता के आधार पर अटेन नहीं हुई है, केवल वैकेंसी खाली ना होने के आधार पर अटेन कर ली है, लेकिन वो सीनियरिटी जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। सीनियर जूनियर बन जाएगा, जूनियर सीनियर बन जाएगा, हमेशा के लिए। तो बेहद घटिया, बेहद खराब, बेहद सड़ा हुआ अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया, लेकिन मैंने पहले ही बताया राजनीति की अपनी चाल है, राजनेता अपनी गति से काम करता है, और ये बेहद घटिया अमेंडमेंट आज भी कानून के रूप में लागू, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर के पदों पर सीनियरिटी और प्रमोशन हमेशा योग्य लोगों के लिए तय किए जाने चाहिए, हमेशा योग्यता के आधार पर तय किए जाने चाहिए। जाति के आधार पर सीनियरिटी और जाति के आधार पर प्रमोशन तय करना इस देश में योग्यता आधारित प्रणाली को नष्ट करने जैसा है, और निश्चित रूप से ये आगे देश में ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देगा। जो देश का अच्छा दिमाग है वो विदेशों में चला जाएगा, वो देश में नहीं रहेगा। ये ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देने वाला घटिया सिस्टम है, इसलिए इसको अच्छा सिस्टम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट ने संशोधन करके शामिल कर दिया है, इसलिए यह संविधान में बना हुआ है। ये आगे फिर चैलेंज हुआ। नागराज बनाम भारत संघ, M नागराज बनाम भारत संघ का केस बड़ा पॉपुलर केस रहा, 2006 का केस था। इसमें M नागराज का केस था बनाम भारत संघ। M नागराज के केस में इस संविधान संशोधन को फिर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि राजनेता बात सुनने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जजमेंट का तौर तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया तो कोई बात नहीं, वैसे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक नहीं है, इंदिरा साहनी के मामले में साफ साफ कोर्ट ने कहा है, लेकिन अगर दिया ही गया है तो नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा प्रमोशन में। पहली बात कि ये जो अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया है, इनसे संबंधित आंकड़े एकत्र करो, अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करो, और देखो कि क्या वास्तव में ये इतने पिछड़े हैं कि इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत है। बिना आंकड़े एकत्र किए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा क्लॉज लगा दिया, चतुराई से दिया गया निर्णय था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो योग्य है उसे ही प्रमोशन मिलेगा, योग्य नहीं है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रशासन की दक्षता नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा किए बिना प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब जब नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि डेटा कलेक्ट किया जाए, पहली बात पर्याप्तता का, कि भाई रिजर्वेशन दे रहे हो तो पर्याप्त है या नहीं है, या जरूरी है या नहीं है, आवश्यकता है या नहीं है, इन सारी बातों की चेक की जाए। और दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता का ख्याल रखा जाए। ऐसा प्रमोशन नहीं होना चाहिए जिससे प्रशासन की दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़े, यानी योग्य लोगों को प्रमोशन देना है, जाति के आधार पर प्रमोशन नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने M नागराज के मामले में कह दिया। अब जब 2006 में यह जजमेंट आ गया तो सारे राज्यों में प्रमोशन ही रुक गया, क्योंकि अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना ही बंद हो गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि अब सरकारों के पास कोई डेटा तो है नहीं, अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन देना है तो कोई डेटा तो है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तब तक रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। और दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, योग्य लोगों को ही प्रमोशन देना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ 2006 के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रमोशन में रिजर्वेशन ही रुक गया। अब जब प्रमोशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा चतुराई भरा था, क्योंकि रिजेक्ट कर देता तो फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रद्द कर देते, ये झगड़ा चलता रहता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और बुद्धिमत्तापूर्वक डिसीजन दे देता हूं। तो अब जजमेंट, अब प्रमोशन में रिजर्वेशन रुक गया तो फिर से नागराज के जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया, और जर्नैल सिंह का केस आया। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता,
का केस है, 2017 का केस है ये, जर्नैल सिंह का केस 2017 का केस है। नागराज के जजमेंट को चैलेंज किया गया, नागराज के जजमेंट को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन ही रुक गया है अब तो, क्योंकि ये सब शर्तें पूरी नहीं हो पा रही है रिजर्वेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो 2 रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, हम शर्तें वापस ले लेते हैं। तो बेहद घटिया जजमेंट आया जर्नैल सिंह के मामले में, और जो डेटा की आवश्यकता थी वो समाप्त कर दी गई कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के संबंध में, जबकि 2006 से 17 तक एक दशक थे, आप डेटा कलेक्ट कर लेते कितनी जनजातियां और कितनी अनुसूचित जातियां हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं किया गया क्योंकि फिर रिजर्वेशन कम हो जाता उनका, उनके रिजर्वेशन पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता। और रिजर्वेशन वोट बैंक हिताय वोट बैंक सुखाय है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं है, झुंझुना है, एक लॉलीपॉप है एक वोट पाने का। नतीजा ये हुआ कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई कि सुप्रीम कोर्ट एम नागराज का जजमेंट रद्द कर दे। बेहद घटिया जजमेंट दिया जर्नैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मान ली और सुप्रीम कोर्ट ने डेटा कलेक्शन करने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया। बोले कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं कि ये कितने पिछड़े हैं, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता, पिछड़ेपन, ये कितने पिछड़े हैं, कोई आंकड़ा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इनका कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अंधाधुंध रिजर्वेशन फर्जी तरीके से देते रहो। तो जर्नैल सिंह के मामले में ये आवश्यकता खत्म कर दी गई। ये बेहद घटिया जजमेंट था जर्नैल सिंह का, लेकिन एक अच्छा जजमेंट कहा जर्नैल सिंह के मामले में, एक जजमेंट अच्छा था जर्नैल सिंह का। और जर्नैल सिंह ने कहा कि, या जर्नैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया जाए, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू हो SC ST में, ये अच्छी बात थी। इस जजमेंट का ये पार्ट ठीक था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST में लागू होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की गई थी, जिसमें PV नरसिंह राव ने जो जजमेंट दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामलों में वैध माना। उसने कहा पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की जा सकती है और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है यहां पर, क्रीमी लेयर का मतलब है पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न लोग, जो पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। अब ये क्राइटेरिया कैसे तय होगा, सरकार तय करेगी। शुरुआत में 5 लाख का क्राइटेरिया तय किया गया था, धीरे धीरे बढ़ता रहा, अब 8 लाख तक पहुंच गया है कि जो लोग जिनकी सालाना कमाई 8 लाख या उससे ज्यादा है वो पिछड़े नहीं माने जाएंगे, उनकी जाति पिछड़ी होती हुए भी वो पिछड़े नहीं माने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये पिछड़े वर्गों के संबंध में अच्छी बात ये थी कि जर्नैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में भी क्रीमी लेयर पहचाने जाने चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस जजमेंट में एक और प्रावधान आगे जुड़ गया। अभी 2014 में देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला आया और देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं इनका उपवर्गीकरण होना चाहिए, उपवर्गीकरण किया जाए, सब क्लासिफिकेशन किया जाए। सब क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अति पिछड़े की पहचान हो और अति पिछड़े की पहचान करके उन्हें अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। इसी में ही कोटे में कोटा, इसे कह लो कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण, आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा, बोलचाल में कोटा कहते हैं, तो कोटे में कोटा यानी आरक्षण में आरक्षण। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2024 में, आपने देखा होगा जजमेंट सुना होगा, कि अनुसूचित जातियों जनजातियों का उपवर्गीकरण होना चाहिए, इनमें अति पिछड़ों की पहचान की जानी चाहिए और अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो अनुसूचित जातियों को 15% का रिजर्वेशन है उसी 15% में कुछ परसेंट अति पिछड़ों को दे दिया जाए। एक तो ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि SC और ST में क्रीमी लेयर लागू हो। वही बात जो जर्नैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जर्नैल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई SC ST में क्रीमी लेयर को भी लागू किया जाए, तो क्रीमी लेयर भी लागू होना चाहिए। ये 2024 का जजमेंट है, हालांकि कुछ भी लागू नहीं होने वाला है क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के काफ़ी विरोधी हैं। ये मैंने तो सोशल मीडिया पर देखा, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी बुरा भला शब्द लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जातियों जनजातियों का विरोधी है, उसने अनुसूचित जातियों जनजातियों में उपवर्गीकरण लागू कर दिया है। मुझे उनकी समझ पर तरस आया कि हे भगवान, सद्बुद्धि देना सबको, अच्छा शरीर देना मत देना, लेकिन अच्छा दिमाग जरूर देना सबको। कम से कम लोगों के पास इतनी ताकत तो हो कि जिस देश में रह रहे हैं, इतनी दिमागी ताकत तो हो कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश की व्यवस्था कैसी है उस बात को समझ सकें। इतनी तो दिमागी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया चलाने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए, वहाँ तो आंख चाहिए, उंगलियां चाहिए, केवल इसी पर चलता है सोशल मीडिया। दिमाग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया चलाने के लिए। तो मैंने ऐसे भी कमेंट देखे जो सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल अतार्किक थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बुरा नहीं है। हाँ, इसकी एनालिसिस हो सकती है कि क्या अति पिछड़ों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहीं कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्राइटेरिया सरकारें तय करेंगी कि पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान कैसे हो, SC ST में अति पिछड़ों की पहचान कैसे हो, ये क्राइटेरिया सरकारें तय करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कह दिया कि जो उपवर्गीकरण या क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण आदि का जो आधार है वह रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनमाना नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं उड़ा दूंगा,
मेरे पास मुकदमा आएगा, मैं रद्द कर दूंगा। तो ये अच्छी बात है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन फिलहाल रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू है। तार्किक आधार पर सोचें तो इसकी आवश्यकता नहीं। तर्क के आधार पर भावना में बह के सोचेंगे कि हम अनुसूचित जाति के हैं और सर तो विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन तर्क के आधार पर सोचोगे, रिजर्वेशन ठीक है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। प्रमोशन योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, उच्च पद योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए, क्वालिटी के आधार पर मिलने चाहिए। तो ये एक बात हो गई जो हम लोगों ने पढ़ी। ये 4A हो गया। एक और प्रावधान जोड़ा गया 4B। वो क्यों जोड़ा गया? वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़े वर्गों की न भरी गई रिक्तियां हैं, खाली पिछड़े वर्गों के न भरे गए पद यानी रिक्त पद, पिछड़े वर्गों के न भरे गए पद यानी रिक्त पद, खाली पद कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसको कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड होंगे जिनमें आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का पालन होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में कही। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ी सी चूक हुई सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जजमेंट देने में। नतीजा यह हुआ कि इस जजमेंट को रद्द करने के लिए संसद ने अगला संविधान संशोधन किया। अब क्या है, मैंने लिखा पिछड़े वर्गों के न भरे गए पद यानी जो खाली पद रह गए हैं कैरी फॉरवर्ड होंगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल ले जाना, अग्रसारित करना, आगे बढ़ा देना, उसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। इंग्लिश में भी कैरी फॉरवर्ड लिखो। जिनमें आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का पालन होगा। क्या मतलब है, इसे समझो। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन लिख देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। आर्टिकल 4B जोड़ा गया। इसे 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 4B। और 4B जोड़ करके यह कहा गया कि पिछड़े वर्गों की रिक्तियों, वैकेंसीज, पिछड़े वर्गों की रिक्तियों के खाली पद यानी न भरे गए पद, खाली पद कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये बात तो वही है जो हमने पहले लिखी थी। ये पिछड़े वर्गों के न भरे गए पद कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये बात तो सेम है। यही बात हमने लिखी, पिछड़े वर्गों की रिक्तियों के खाली पद यानी न भरे गए पद कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगली बात चेंज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड जब होंगे तो उसमें आरक्षण की मैक्सिमम 50% की सीमा का पालन होगा। यहां संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि और इसमें आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का विचार नहीं होगा। और इसमें आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का विचार नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो तो समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल, इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मान लो 2023 में 100 वैकेंसी आई। मान लो 2023 में 100 वैकेंसी आई थी। इस 100 वैकेंसी में 50 रिजर्व्ड होगी, 50 अनरिजर्व्ड होगी, अनारक्षित होगी, जनरल होगी, 50 रिजर्व्ड होगी, रिजर्व्ड कैटेगरी की होगी, 50 आरक्षित होगी। यही है 50% रिजर्वेशन, मोटा मोटा। तो 50% सीटें रिजर्व हैं, 50% सीटें अनरिजर्व्ड हैं 100 वैकेंसी में से। अब ये जो 50 वैकेंसी हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ये भर गई, इनसे कोई मतलब नहीं। ये जो 50 वैकेंसी हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की, आरक्षित कैटेगरी की ये जो वैकेंसीज बची हैं, इन वैकेंसी में मान लो कि 30 वैकेंसी भर दी गई, फिल्ड हो गई, और 20 वैकेंसी अनफिल्ड रह गई। 30 वैकेंसी भर गई, ये पूर्ति हो गई, भर दी गई, और ये खाली रह गई, अनफिल्ड रह गई। 20 वैकेंसी खाली रह गई, यानी 20 लोग किसी कारण से उस मेरिट में नहीं आ पाए जो मेरिट डिसाइड की गई, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि 50 वैकेंसी रिजर्व थी और 50 में से 30 वैकेंसी भर गई, 20 वैकेंसी खाली रह गई, उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले, उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले, तो 20 वैकेंसी खाली रह गई। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि मान लो 2024 में फिर से 100 वैकेंसी आई, मान लो 2024 में फिर से 100 वैकेंसी आई, तो ये जो खाली वैकेंसी है ये इसमें जुड़ जाएगी, टोटल हो गई 120, और इसमें 50-50% हो जाएगा, इसमें 50-50% हो जाएगा। यानी इस 20 वैकेंसी में 50, ये 20 वैकेंसी जब अगले साल फॉरवर्ड होगी, कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले साल ले जाना, तो ये 20 वैकेंसी अगले साल गई और पुरानी जो नई वैकेंसी आई उसमें जुड़ गई, और 50% का रिजर्वेशन इसमें भी फॉलो किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि 50% से आरक्षण की सीमा का पालन इसमें होगा। यानी 20 सीटें जो आरक्षित कैटेगरी की थी, अब इसमें भी 10 जनरल कैटेगरी में चली गई, ऐसे समझ लो। तो ये तो गलत बात है भाई, आरक्षित कोटे की थी तो आरक्षित कोटे में ही जानी चाहिए, जनरल में क्यों जाएगी? ये तो गलत बात है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिसीजन देने में चूक कर गया कि जो वैकेंसी आरक्षित कोटे की थी उसको आरक्षित कोटे से ही भरा जाना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी में क्यों जाएगी कि उसकी आधी वैकेंसी जनरल कैटेगरी में चली जाएगी और आधी वैकेंसी आरक्षित कोटे में चली जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का गलत जजमेंट था। नतीजा ये हुआ कि ये जो 4B था, इस 4B के माध्यम से संशोधन किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया गया, और ये कहा गया कि इसमें रिजर्वेशन की 50% की सीमा का विचार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जज, इस 4B का अगर एग्जाम्पल लें हम,
ये तो पुराना एग्जाम्पल हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एग्जाम्पल था। अब ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है क्योंकि ये रद्द हो गया, इसे रद्द कर दिया गया, ये लागू नहीं है। अब जो लागू है वो क्या है? लागू ये है कि जो 20 वैकेंसी, अब इसको नहीं लिख रहे हैं, ये सब तो ऐसे ही थी, जो 20 वैकेंसी खाली रह गई थी 2024 में, अगर 100 वैकेंसी निकाली गई तो 100 वैकेंसी में 50 अनरिजर्व्ड होंगी और 50 रिजर्व्ड होंगी। जो 20 वैकेंसी है, ये 20 वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगी 2024 में, एडिशनल वैकेंसी निकाली जाएगी 20 वैकेंसी, और इस 20 वैकेंसी में 100% रिजर्वेशन होगा। ये जो 20 वैकेंसी खाली बची हुई थी, रिजर्व कोटे की वैकेंसी थी, आरक्षित कोटे की वैकेंसी थी, तो ये आरक्षित कोटे की वैकेंसी लैप्स नहीं होगी बल्कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले साल, उसके अगले साल जब भी सरकार उचित समझे वैकेंसी निकाली जाएगी, ये 20 वैकेंसी अलग से निकलेगी और इसमें 100% रिजर्वेशन होगा, इसमें 100% रिजर्वेशन होगा। तो ये 4B हो गया। समझ में आ गया? बड़ी उठापटक रही रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन बड़ा टेक्निकल इशू रहा है हमारे देश में, बड़ा चैलेंजिंग रहा है। अब इसके बाद ये आर्टिकल 16 4A 4B था। अब 16(5) अनुच्छेद 16(5) 16(5) क्या कहता है? 16(5) क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी सार्वजनिक पद पर किसी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति नियुक्त करना आवश्यक है तो ऐसा हो सकेगा, ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पढ़ा हम लोगों ने कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा सार्वजनिक पद है जिसमें किसी धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त करना जरूरी है, तो ऐसा करना उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का। कैसे? अभी बड़ा चर्चा के केंद्र में है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, है ना, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो जो वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, उस वक्फ बोर्ड में चूंकि वो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के आधार पर बनाया जाता है, तो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के आधार पर चूंकि बनाया जाता है, इसलिए यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि भाई यहां इस्लाम धर्म की मान्यताओं के लोग शामिल किए जाएंगे, इस्लाम धर्म की मान्यताओं के लोग शामिल किए जाएंगे। माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तो चूंकि वो हिंदू धर्म की मान्यता पर आधारित है, तो उस ट्रस्ट में हिंदू धर्म के लोग शामिल किए जाएंगे। तो अगर ऐसी शर्तें तय की जाती हैं तो ऐसी शर्तें आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होंगी। आर्टिकल 16(5) यही बात कहता है। और 6 ये जोड़ा गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 द्वारा, ये जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। क्या कहता है ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा? ये सरकारी नौकरियों में, यानी लोक नियोजन में, बात उसी की चल ही रही है, सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकेगा। तो लागू है, चल रहा है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर अधिकतम 10% रिजर्वेशन की बात कह दी गई है। तो ये छठा प्रावधान है। ये 6 प्रावधान आर्टिकल 16 में वर्णित किए गए हैं, लिखे गए हैं। यही आर्टिकल 16 है। तो आर्टिकल 15 और 16 सबसे बड़े प्रावधान है इस संविधान के फंडामेंटल राइट के प्रावधानों के। और 15 और 16 दोनों रिजर्वेशन की बात करते हैं। 15 शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन की बात करता है, 16 सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है। 15 में रिजर्वेशन का आधार बताया गया है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्ग। 16 में रिजर्वेशन का कोई आधार नहीं है। यही पढ़ा हम लोगों ने। 15 में जो रिजर्वेशन प्रदान किया गया है और 16 में जो रिजर्वेशन प्रदान किया गया है, उसके लिए भेदभाव के आधार अलग अलग हैं। 15 में भेदभाव की मनाही 5 आधारों पर की गई है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान। 16 में भेदभाव की मनाही 7 आधारों पर की गई है। ये 5 आधार तो हैं ही, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, उद्भव और निवास स्थान, 2 आधार जुड़ जाते हैं। तो ये 15 और 16 दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अब इसके बाद समता के अधिकार का जो अगला अधिकार है वह है आर्टिकल 17, और यह है अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी का समापन कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार अगर कोई करेगा तो वह एक अपराध होगा और दंडनीय होगा। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? अस्पृश्यता का अर्थ का मतलब है छुआछूत, जिसे हम लोग कहते हैं। छुआछूत जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर, बीमारी के आधार पर, इत्यादि आधारों पर
जन्म के आधार पर अगर हम किसी को छूने में भेदभाव करते हैं कि ये नीची जाति का है, ये ऐसी जाति का है, ये मृत्यु के आधार पर हम किसी को छूने में भेदभाव करते हैं, बीमारी के आधार पर किसी को छूने में भेदभाव करते हैं, तो इसे छुआछूत का व्यवहार माना जाता है, यानी अस्पृश्यता का व्यवहार माना जाता है। और यह अच्छे समाज का, अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं है, भेदभाव पैदा करता है, शोषणकारी परिस्थितियां पैदा करता है, इसलिए इसका अंत कर दिया गया है। इसको लागू करने के लिए संसद ने कानून बनाया, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया गया संसद ने, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नेम चेंज हो गया 1976 में, और अब इसे सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, अब इसे अस्पृश्यता उन्मूलन कानून नहीं कहते, अब इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। इस कानून में संसद ने अस्पृश्यता के अलग अलग व्यवहारों को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, उसे लिखा है कि अस्पृश्यता के कौन कौन से व्यवहार हो सकते हैं और उन व्यवहारों के लिए क्या क्या दंड दिया जा सकता है, उन सब का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार अस्पृश्यता के अंत की घोषणा कर दी गई है, ये आर्टिकल 17 में की है। और जो अगला अधिकार है समता का, आर्टिकल 18, यह है उपाधियों का अंत, टाइटल्स का एबोलिशन, अंत, उपाधि, उपाधि टाइटल्स का अंत कर दिया गया है। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार दिए जा सकते हैं, उपाधियां नहीं दी जा सकती। पुरस्कार और उपाधि में अंतर क्या होता है? पुरस्कार और उपाधियां दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ये सब पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं है। उपाधियों का मतलब है जैसे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द उपाधि है। या फिर हम कहते हैं कैप्टन XYZ, कर्नल XYZ, तो ये उपाधि है। उपाधि और पुरस्कार में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पुरस्कार कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य के लिए उसे पुरस्कार मिलता है। यानी पुरस्कार व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का सम्मान है। व्यक्ति ने कोई उपलब्धियां हासिल की हैं, व्यक्ति ने कोई उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए, उन उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उपलब्धियों का सम्मान करना पुरस्कार है। तो उपलब्धियां जब मिलती हैं तभी पुरस्कार मिलता है। उपाधियों के लिए उपलब्धियां मिलना जरूरी नहीं है, उपलब्धियों पर भी मिलता है, बिना उपलब्धियों के भी मिलता है। जैसे अंग्रेज उपाधियां बांटते थे, किसी को सर कह दिया, किसी को दीवान साहब कह दिया, किसी को राय साहब कह दिया, जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, जो अंग्रेजों से भारतीयों की शिकायत करते थे, जो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करते थे, अंग्रेज उनको रेवड़ियों की तरीके से उपाधियां बांटते थे। तो उपाधियां जरूरी नहीं है कि वो उपलब्धियों का परिणाम हो, उपलब्धियों का परिणाम भी हो सकती हैं। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ लेता है तो डॉक्टर की उपाधि लग जाती है, कोई PhD कर लेता है तो उपाधि, डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। तो उपलब्धियों का परिणाम उपाधियां हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, बिना उपलब्धियों के भी उपाधियां मिलती हैं। पुरस्कार बिना उपलब्धियों के नहीं मिलता, पहला अंतर पुरस्कार और उपलब्धियों के बीच। दूसरा अंतर, पुरस्कार शब्द का प्रयोग, पुरस्कार का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के पहले नहीं कर सकता। किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला तो ये नहीं लिखेगा राजीव गांधी खेल रत्न। भाई जो खिलाड़ी वगैरह उन्हें तरह तरह के पुरस्कार मिलते रहते हैं, अब अगर वो अपना पुरस्कार लिखेंगे तो नाम लिखने की जगह नहीं बचेगी, पेज भर जाएगा पुरस्कारों में, क्योंकि पुरस्कार तो उपलब्धियों के कारण मिलते हैं। तो पुरस्कार का प्रयोग नाम के पहले कभी नहीं हो सकता। जैसे लोग पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे शब्दों का प्रयोग नाम के पहले कर देते हैं, गलत है, नहीं किया जा सकता, वो गलत परंपरा है, क्योंकि पुरस्कार का प्रयोग नाम के पहले नहीं होता। लेकिन उपाधियों का प्रयोग नाम के पहले अवश्य किया जा सकता है, वैध तरीके से किया जा सकता है। जैसे जब मैंने PhD नहीं की थी तो मैं केवल आदर्श कुमार लिखता था, लेकिन जब मैंने PhD कंप्लीट कर ली तो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता हूं, ना लिखूं मेरी मर्जी, लिखूं मेरी मर्जी, लेकिन मैं लिख सकता हूं। लिखने के लिए मैं अधिकृत हूं कि मैं अपने नाम के पहले डॉक्टर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने PhD की उपाधि ग्रहण कर ली। तो उपाधि हमेशा नाम के साथ चिपकी रहती है, नाम के पहले उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, पुरस्कार का प्रयोग कभी नहीं कर सकते नाम के पहले। पुरस्कार के पहले नाम का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। ये अंतर है, ये अंतर है पुरस्कार और उपाधि में। तो ये बात समझ में आई। अब बताते हैं आपको कि उपाधियों का अंत कैसे किया गया है। पहली बात, राज्य, शिक्षा एवं सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा। दो क्षेत्रों में उपाधियां हमारे यहां दी जा सकती हैं, दो क्षेत्रों के अलावा नहीं दी जाएंगी। कौन कौन से दो क्षेत्र हैं उपाधियों के? पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने PhD नहीं की थी तो मैं डॉक्टर नहीं लगा सकता था नाम के पहले, लेकिन PhD कर ली मैंने तो डॉक्टर के पहले नाम लगा सकता हूं। मैं मेरी मर्जी में लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन लगा सकता हूं।
उपाधियां नाम के पहले प्रयोग में आती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य उपाधियां दे सकता है। क्यों दे सकता है? जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए शोधों को प्रोत्साहन दिया जाए, नए अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए, तो शोध को प्रोत्साहन मिले, रिसर्चेस को प्रमोट किया जा सके, इसके पर्पस से शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सेना के क्षेत्र में भी उपाधियां मिलेंगी। सेना के क्षेत्र में उपाधियां मिलेंगी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सेना जिन परिस्थितियों में कार्य करती है, आप उन परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग 30-32 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर बैठे हैं इस समय, एसी चल रहा है तो टेम्परेचर कम है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो 30-32 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होगा। इस समय सियाचिन का टेम्परेचर -35 -40 डिग्री होगा दिन में -35 -40 डिग्री टेम्परेचर होगा इस समय। हमारे और आपके लिए कल्पनातीत है, ये कल्पना से परे है कि आप -40 डिग्री टेम्परेचर में बंदूक लेकर के खड़े रह सकते हैं, गश्त कर सकते हैं महीनों महीनों। हमारे लिए कल्पना से परे है ये। जितने साजो सामान उन्हें दिए जाते हैं, पहनाए जाते हैं, अगर उतना हमें पहना दिया जाए तब भी हम 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन वो महीनों महीनों, 3-3 महीने, 6-6 महीने की ड्यूटी होती है, महीनों सर्वाइव करते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो सेना जिन परिस्थितियों में कार्य करती है, हमारे लिए कल्पनातीत है। हम यहाँ घरों में बैठे हैं, अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हैं, फ़ोन के सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ कर रही है। आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं, गुफाओं में छिपे हुए हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं वो कहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन वो पहले से घात लगा के बैठे हैं, इसलिए वो हमें देख रहे हैं। फिर भी हमारी सेना के जवान अपने जान हथेली पर लेकर के गश्त करते हैं और ऐसे राक्षसों को चिन्हित करते हैं और ऐसे राक्षसों को मार गिराते हैं। राक्षस है ये आतंकी, जिनको हम लोग राक्षस पढ़ते थे, ये आतंकी वही राक्षस है। हमारे लिए अकल्पनीय है वो सारी चीज़ें। तो सेना के क्षेत्र में सेना जिस साहस का परिचय देती है, सेना जिस विषम परिस्थितियों में कार्य करती है, वो हमारे लिए अकल्पनीय है, कल्पना से परे है सामान्य नागरिकों के लिए। इसलिए सेना के क्षेत्र में भी उपाधियां दी जाएंगी। और सेना के क्षेत्र में उपाधियां कैसे दी जाएंगी? सेना के क्षेत्र में जो पदनाम होते हैं वही उपाधियां होते हैं। जैसे कोई कर्नल के पद पर है तो वो कर्नल उसकी उपाधि होगी, कैप्टन के पद पर है तो कैप्टन उसकी उपाधि होगी, कैप्टन XYZ, कर्नल XYZ, ऐसे ही लिखेगा वो। और अगर रिटायर हो गया तब भी उपाधि का प्रयोग करेगा, लिखेगा कर्नल, ब्रैकेट में लिखेगा रिटायर्ड XYZ, कैप्टन, ब्रैकेट में लिखेगा रिटायर्ड XYZ। उपाधि है ना, चिपकी रहेगी नाम के साथ। और अगर जिंदगी से रिटायर हो गया, मृत्यु हो गई, तब भी लिखा जाएगा कर्नल स्वर्गीय XYZ, कैप्टन स्वर्गीय XYZ। उपाधि है, चिपकी रहेगी नाम के साथ, कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, ये चिपका रहेगा। क्यों? उपाधि है, उपाधि है। ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं, शिक्षा, विद्या और सेना के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। हम भारत के नागरिक हैं तो हम दूसरे देशों से पुरस्कार ले सकते हैं, हम पुरस्कार ले सकते हैं, डॉक्टरेट, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि ले सकते हैं, मान्य है। लेकिन इसके अलावा हम दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते। दूसरा देश हमें दे सकता है, उसकी मर्जी, उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ी है। दूसरा देश, दूसरे देश की अपनी मर्जी, वो उपाधियां देने की घोषणा कर सकता है, हम लेने नहीं जा सकते, हम सिर्फ पुरस्कार लेने जा सकते हैं, उपाधियां लेने नहीं जा सकते। तीसरी बात ऐसे लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं। भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए हम विदेशों से एक्सपर्ट बुला करके भारत सरकार के अधीन तैनात कर सकते हैं। किया है हम लोगों ने। तो ऐसे ही विदेशों से विशेषज्ञों को बुला करके भारत सरकार के अधीन तैनातियां दी जा सकती हैं, भारत सरकार के अधीन नियुक्तियां दी जा सकती हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए उनकी विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए हम उनको भारत में अपॉइंट कर सकते हैं, करते हैं। हमारे विभाग इस तरीके से करते हैं, विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए, जबकि वो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन विशेषज्ञ सेवाएं लेनी है तो इसलिए हम करते हैं। तो उनके लिए है ये जो तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं। अब उनको लिखा कैसे गया है? ये नहीं लिखा गया कि जो भारत के नागरिक जो सरकार के अधीन नौकरी करते हैं, इसमें लिखा गया है कि जो भारत के नागरिक नहीं है किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं। इसको इस तरीके से लिखा गया कि भारत के नागरिक नहीं है लेकिन सरकार के अधीन किसी पद पर हैं। तो ये नहीं लिखा गया कि सरकार के अधीन किसी पद पर है, लिखा यह गया कि राज्य के अधीन, राज्य मतलब वही आर्टिकल 12, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट धारण करते हैं। यानी सरकार के अधीन किसी पद पर है। इसको लिखने का तरीका है ये कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से
कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। तो जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहे हैं, तो वे विदेशी राज्य से, दूसरे देशों से उपाधि ले सकते हैं, उनको छूट है, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और अंतिम बात, चौथी बात, ये बात सबके लिए है, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी, ये सबके लिए है। आदर्श ने लिखा है, बड़ी बोरिंग क्लास लग रही है। अरे तो किसी डॉक्टर ने बताया है क्लास करने के लिए, किसने कहा है चले जाओ? किसने कहा सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए? बच्चे, सिविल सेवा की तैयारी इतने सामान्य मस्तिष्क की बात नहीं है, उसके लिए दिमाग चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए दिमाग चाहिए। जिसके पास दिमाग होता है उसको सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए, जिसके पास दिमाग नहीं है उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे तैयारी नहीं करनी चाहिए सिविल सेवा की। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है, इसमें सबके लिए है, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए है ये उनके लिए है। तो ये इसमें जो लिखने की भाषा है, अब ये नहीं लिखा जाता कि सरकार के अधीन पद पर हैं। हमने बताया जो लाभ और विश्वास लिखा जाता है कि जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं, इसका मतलब है कि सरकार के अधीन कोई नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये नहीं लिखा जाता, ये नहीं लिखा जाता कि सरकारी पद पर हैं, लिखा यह जाता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं। तो जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हो, चाहे वो भारत के नागरिक हो या ना हो, सबके लिए, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर हैं, वे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, वे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट, गिफ्ट, उपहार आदि ग्रहण नहीं कर सकते। वो विदेशी राज्य से कोई भी भेंट आदि ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, अगर मान लो वो विदेशी राज्य से कोई भेंट ले या कोई पैसा ले, तो वो भारत के अगेंस्ट भी जाकर के काम कर सकता है, भारत के अगेंस्ट भी जाकर काम कर सकता है। तो इस बात के लिए ये प्रावधान कर दिया गया कि जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, वो अगर विदेशी राज्य से दूसरा देश उसे कोई उपहार देना चाहता है, दूसरे देश से उसे कोई गिफ्ट मिलता है, तो ऐसा उपहार या गिफ्ट वह तभी ले सकता है जब राष्ट्रपति इस बात की अनुमति दे। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह ऐसा उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये 4 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 बातों पे ऐसे ही लिख करके, बल्कि इससे टफ भाषा में लिख करके, मैंने तो इसको सरल लिख दिया है, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है इससे थोड़ी टफ है, और उस बेयर एक्ट की लैंग्वेज में लिख करके क्वेश्चन पूछा गया है। इन 4 ऑप्शन पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख करके क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ तो समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मजा लेने के लिए पढ़ना चाहिए या ज्ञान लेने के लिए पढ़ना चाहिए। मजा लेने के लिए यूट्यूब पर बड़ी सारी नोटंकी होती है, कहीं भी पढ़ लो। अगर आईएएस बनना है तो गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा और गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। ये तो मैंने सरल भाषा में लिख दिया है। जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो इससे कठिन है, और तुम पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को सीधे कॉपी करके क्वेश्चन बना के इस 4 ऑप्शन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं, हेरफेर कर देते हैं। यहाँ लिख दिया जैसे जो भारत के नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भेंट और उपहार ग्रहण नहीं कर सकते। बस एक छोटा सा शब्द उन्होंने जोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने सावधानी से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आओगे। आईएएस का एग्जाम है, क्लर्की का और चपरासी का एग्जाम नहीं है। ये चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दिमाग चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, बिना दिमाग वालों के लिए ये एग्जाम नहीं है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पूछे गए। आर्टिकल 18 पर इसी तरीके से क्वेश्चन आया है, जैसे लैंग्वेज बेयर एक्ट में लिखी है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अगर समझ आ गई है, अगर चीज़ों को समझ लोगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भी एग्जाम में समझने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई चैलेंज नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के प्रावधान हो गए, और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के जो प्रावधान हम लोगों ने पढ़े, जो हम लोगों ने प्रावधानों की चर्चा की, समता के अधिकारों की चर्चा है। प्री में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एज इट इज, और मेन एग्जामिनेशन में समता के अधिकार की व्याख्या को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोगों ने लिख लिया है, चर्चा कर ली है। रिजर्वेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, क्योंकि रिजर्वेशन बड़ा ही डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा है हमारे यहाँ। लेकिन निसंदेह जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को लेकर के थोड़े चैलेंजेस हैं हमारे देश में, और चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमने जो रिजर्वेशन को लागू किया है, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था हमने फॉलो की है, रिजर्वेशन की उस व्यवस्था को हमने कभी रिव्यू नहीं किया है। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई है, और बिना समीक्षा के, बिना रिव्यू किए हुए रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया गया है। जबकि हम किसी भी पॉलिसी को अगर लागू करते हैं, किसी भी निर्णय को अगर हम लागू करते हैं, तो हमें समय समय पर उसके रिव्यू करने की जरूरत होती है, जिससे हम उसकी कमियों को पहचानें, उसकी कमियों को आइडेंटिफाई करें और उसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करें। ये किसी भी नीति को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्यवश रिजर्वेशन की पॉलिसी की कभी समीक्षा नहीं की गई, इसलिए रिजर्वेशन को लेकर के हमारे देश में चैलेंजेस रहते हैं, और रिजर्वेशन का मुद्दा हमेशा विवादित बना रहता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है बेसिकली।
लेकिन समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। अगर हम लोग समता के इन अधिकारों के अपवाद की बात करें तो हमने आपको बताया कि भाई समता का मतलब है सबके लिए एक जैसे अधिकार, किसी भी तरीके के विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए, सबके साथ एक जैसे बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां विशेषाधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां जिसको कहते हैं, आर्टिकल 361, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राज्यपाल के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार पढ़ा है हम लोगों ने, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105, संसद सदस्यों के लिए आर्टिकल 194, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए। तो जितने भी ये संसदीय विशेषाधिकार हैं ये सब समता के अपवाद हैं, क्योंकि विशेषाधिकारों का सृजन करते हैं और समता विशेषाधिकारों के अंत की बात करता है। और जो राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, राजनयिकों, डिप्लोमैट्स के विशेषाधिकार। राजनयिक कौन होते हैं? हर देश दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजता है ना, जैसे पहले राजा दूत भेजा करते थे, तो आज की वर्तमान शासन व्यवस्था में दूतों की व्यवस्था को कंसेप्चुअलाइज कर दिया गया है। उन्हें डिप्लोमैट्स कहा जाता है। परमानेंट डिप्लोमैटिक ऑफिसेज होते हैं दूसरे देशों में, जिनको दूतावास कहा जाता है। तो उन दूतावासों में एक दूसरे देश के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। तो जैसे भारत में आप दिल्ली में आओगे, देखोगे कभी, तो यहाँ सारे देशों के दूतावास हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, रूस, हर देश का दूतावास है यहाँ पर। और उस देश के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नियुक्त होकर के दूतावास के अधिकारियों के रूप में, राजदूत के रूप में या अन्य अधिकारियों के रूप में नियुक्त होकर के आते हैं। ऐसे ही भारत के सभी देशों में दूतावास हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, चीन, सभी देशों में भारत के दूतावास हैं। और हमारे यहाँ से अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ राजदूत के रूप में नियुक्त करके दी जाती है। तो जो राजदूत हमारे यहाँ नियुक्त होते हैं या जो दूतावास में अधिकारी नियुक्त होते हैं उनको हम डिप्लोमैट्स कहते हैं, राजनयिक कहते हैं। उन राजनयिकों को हमारे देश के सामान्य कानूनों से उन्मुक्तियां मिली होती हैं, छूट मिली होती है, तो दो देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सब समता के अपवाद कहे जाते हैं, इन्हें समता का अपवाद माना जाता है। तो ये राइट टू इक्वालिटी की चर्चा हो गई। अब राइट टू इक्वालिटी के बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम की चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा करेंगे। लेकिन समय चूंकि समापन की ओर है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन ले लेते हैं आपके।